हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सर मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो कैसे हो यार आप सब लोग। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बेटा आज आपको पता है कि हमारी क्लास आनी थी थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री की, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई है मेरे लैपटॉप में, तो इस कारण जो है वो आज की क्लास को हम आगे के लिए कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली क्लास आपकी कैंसिल ना हो, ठीक है। तो मेरे पास पीपीटी बना हुआ था, दैट इज रेडॉक्स का, जिसको बड़ी मेहनत से बनाया हमने। देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चैप्टर छोटा है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप एक दो या एक में दो एक या दो क्वेश्चन आप डेफिनेटली इसमें से देख सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। क्लास को छोटा रखेंगे इस कारण जो है, ताकि आप पीपीटी पे इतना काम किया हमने कि क्लास को कंसाइज किया जा सके। बट इसमें सारे पीवाईक्यूज भी हमने नीट के इंक्लूड किए, एज वेल एज जेई मेन 2026 के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं रेडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के, वो भी हमने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। फिर वही मैं बात कहना चाहता हूं, फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। अभी क्लास स्टार्ट भी हुई है, अगर आपको छोड़ के जाना है तो आप अभी क्लास छोड़ के जा सकते हैं, बट एक बार अगर आपने इसको शुरुआत कर लिया तो आप इसको खत्म करके ही रहेंगे। आप ये अपने लिए कर रहे हैं, ये जो फाइनल बैटल है ये खुद से लड़ाई है अब, है ना। किसी और से लड़ाई है नहीं, वो बातें खत्म हो गई कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपको अब जीतना है तो खुद को जीतना है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको फिनिश जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं छोटा सा चैप्टर। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन में ये है क्या, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, रेड ऑक्स, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगी एज वेल एज रिडक्शन भी होगी। पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था कि ऑक्सीडेशन ऐसे बोलते थे, किसी में ऑक्सीजन ऐड हो जाती थी, हाइड्रोजन लॉस हो जाती थी, बोल देते थे उसका ऑक्सीडेशन हो गया। रिवर्स इसका, जिस किसी में हाइड्रोजन ऐड हो जाती थी, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती थी, तो बोल देते थे उसका रिडक्शन हो गया। बट वो पुराने टाइम की बातें हैं, इसमें लिमिटेशन है इस डेफिनेशन में, क्या कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन होना चाहिए। आज की डेट में मॉडर्न डेफिनेशन ये है कि ऑक्सीडेशन क्या होगी जब भी क्या होगा, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वह हम क्या कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। सर क्या इसके कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हम कहेंगे कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो हम क्या कहेंगे कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने पर इलेक्ट्रॉन लॉस होने चाहिए। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे वो राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड में लिखे जाएंगे, ठीक है। ये पुरानी डेफिनेशन थी, ये मैं बता चुका हूं। याद कैसे किया हुआ है, लियो, लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसमें हमेशा जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। जैसे इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर चार्ज है ना, इंक्रीज हुआ ना, 0 से +1 गए हैं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, नंबर बढ़ा है। यहां पर भी कोई चार्ज नहीं है, 0, इस पे है +2 है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या कहेंगे, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही इंक्रीज होगा? नहीं नहीं, चार्ज इंक्रीज होना चाहिए, बेसिकली नंबर इंक्रीज होना चाहिए। जैसे मैं बताता हूं, Cl नेगेटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, देखो तो यहां पर चार्ज -1 था, यहां पर 0 है, अभी भी चार्ज इंक्रीज हुआ है। मैथमेटिकल टर्म में अगर हम बात करें तो, है ना, वैसे देखेंगे तो -1 से 0 चला गया। अगर मैं मैथ्स वाइज बात करूं, -1 छोटा नंबर होता है और 0 जो है वो बड़ा नंबर होता है, तो अभी भी यहां पर ऐसा ही हुआ है। इसका एग्जैक्ट रिवर्स होगा, दैट इज रिडक्शन, है ना। दैट इज, इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, बन जाएगा Cl नेगेटिव। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, बन जाएगा O2 नेगेटिव। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, बन जाएगा N3 नेगेटिव। तो जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। यहां पर हमेशा चार्ज जो होगा वो डिक्रीज होगा। जैसे इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज -1 है, चार्ज डिक्रीज हो। मैथमेटिकल टर्म में देखें, 0 बड़ा नंबर होता है, -1 छोटा नंबर होता है, तो उस टर्म्स में मैं बात कर रहा हूं। यहां पर ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहां पर -2 है, तो आप देख रहे हैं कि 0 से -2 जा रहे हैं, फिर वही नंबर जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। 0 है, -3 है, यहां पर भी नंबर डिक्रीज हो रहा है। सर क्या हमेशा नेगेटिव चार्ज ही बढ़ेगा? नहीं नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी कम हो सकता है। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आ गया सोडियम, ठीक है सर। ये यहां पर भी +1 से 0 चला गया। सर ये चार्ज आ कैसे रहा है, इसमें -1, -2, -3 या इस पे 0 कैसे आ रहा है? हर एक इलेक्ट्रॉन पे हमने चार्ज लिया है -1, कितना, -1, तो 0 -1 इज इक्वल टू
1, 0 -2 इज इक्वल टू -2, 0 -3 इज इक्वल टू -3, +1 -1 कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, तो ये है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। रिडक्शन के लिए हमने घर याद किया हुआ है, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। इसमें हमेशा चार्ज जो होगा वो नंबर लाइन सिस्टम की बात करें तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे। देखने यहां पर चार्ज 0 है, यहां -1 है, नंबर लाइन सिस्टम बनाएंगे तो देख रहे हैं लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। यहां 0 है, यहां -2 है तो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। यहां +1 है, यहां 0 है, ये रहा +1 से 0 लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इसी को अगले पेज पे भी लिखा हुआ है हमने क्या, ऑक्सीडेशन में जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो नंबर लाइन सिस्टम में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे, है ना, राइट की तरफ जा रहे होंगे। रिडक्शन में जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे। एग्जांपल्स ये हमने सारे रखे हुए हैं। जैसे ये देखो -1 से 0 गया, -1 से 0 गया, किधर की तरफ जा रहे हैं हम, राइट की तरफ जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। 0 से +2 की तरफ गए, 0 से +2 की तरफ गए, राइट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। देखो कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, जैसे मैंने मॉलिक्यूल ले लिया CO2, क्या CO2 ने यहां पर बॉन्ड्स बना रखी है कार्बन ऑक्सीजन के साथ, यस सर बना रखी है। अगर मैं इन बॉन्ड्स को तोड़ दूं, तो क्या कोई इमेजिनरी चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर, यस, वही क्या कहलाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। आर्बिट्रेरी मतलब इमेजिनरी चार्ज जो डेवलप होगा एटम के ऊपर अगर उसकी सारी बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाए, कार्बन की सारी बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाए तो कार्बन पे कोई ना कोई चार्ज तो आएगा, वो क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन की ये दोनों बॉन्ड्स को तोड़ दिया जाए तो क्या ऑक्सीजन पे कोई चार्ज आएगा, यस, वो क्या कहलाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हर एक एलिमेंट जब उसने अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बना रखी है, एक एटम ने अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बना रखी है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा। जैसे यहां पर देखो हाइड्रोजन H2 लिखा हुआ है, H2 है तो आपको पता ही है हाइड्रोजन ने किसके साथ बॉन्ड बना रखी है, हाइड्रोजन के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। नाइट्रोजन ने किसके साथ बॉन्ड बना रखी है, नाइट्रोजन के साथ, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन ने किसके साथ बॉन्ड बना रखी है, ऑक्सीजन के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हर कोई एलिमेंट जब अनकंबाइंड होता है, अनकंबाइंड मतलब किसी और के साथ नहीं जुड़ा होता, अपने ही किसी एटम के साथ जुड़ा होता है, अपने ही किसी एटम के साथ जुड़ा होता है या किसी भी एटम के साथ नहीं जुड़ा होता, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। जैसे हीलियम किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर 0। नियॉन किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर 0। हाइड्रोजन जुड़ा तो हुआ है बट अपने ही किसी और एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। N2 में भी 0, O2, S8, P4, सोडियम। ठीक है, ये अमलगम दिया हुआ है, अमलगम में भी 0 ही होगा। अब अगर कोई मोनोएटॉमिक आयन है, मोनोएटॉमिक मतलब एक एटम की जो आयन है जितना उसमें चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे एक ही एटम की आयन है, यस, इसके ऊपर चार्ज कितना, +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही है। क्लोरीन का ऊपर चार्ज कितना है, -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही है। और सल्फर के ऊपर है -2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही है। मान लीजिए ये तो बात हुई अनकंबाइंड, अनकंबाइंड मतलब आप किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है। मान लीजिए किसी एटम ने किसी के साथ बॉन्ड बना रखी है, तब कैसे चेक करना है, जब भी ग्रुप 1 के मेटल्स होंगे जिनको एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, जब ये कंबाइंड होंगे किसी के साथ तो हमेशा +1 ही शो करेंगे। जैसे लिथियम अकेला पड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बट लिथियम ने किसी के साथ बॉन्ड बना रखी है, लिथियम क्लोराइड, तो इसमें लिथियम का +1 है। सोडियम अकेला पड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बट सोडियम ने किसी के साथ बॉन्ड बना रखी है, मान लो सोडियम ब्रोमाइड, तो सोडियम का क्या होगा, +1। नहीं सर सोडियम ने ऐसे बना रखा है Na2SO4, तो बेटा एक सोडियम का +1 होगा तो यहां पर तो 2 सोडियम है, 2 सोडियम का +2 हो जाएगा। बट जब भी ऊपर लिखते हैं ना यहां पे हमेशा एक ही एटम का लिखा जाता है। तो ग्रुप 1 का एलिमेंट जब भी कंबाइंड स्टेट में होगा +1 शो करेगा। इसी तरह से ग्रुप 2 का एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, हाँ सर वही बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। और ये कौन से थे, लीना की रब से फरियाद, है ना। ये कंबाइंड स्टेट में होंगे तो +1, ये कंबाइंड स्टेट में होंगे तो +2। जैसे सर एग्जांपल ये रहा बेरिलियम सल्फेट, इसमें बेरिलियम का क्या होगा, दैट इज +2। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का क्या होगा, दैट इज +2। हाइड्रोजन के केस के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाइड्रोजन जब भी किसी मेटल के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो कितना होगा, दैट इज -1।
और अगर ये किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, दैट इज +1 होगा। नॉन मेटल के साथ +1 और मेटल के साथ -1। सर ऐसा क्यों हो रहा है, नॉन मेटल के साथ +1 और मेटल के साथ -1, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भैया, जब भी बॉन्ड बनती है ना, तो जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो लिथियम हाइड्राइड में आपको पता ही है, ये मेटल है, यहां पर ये नॉन मेटल की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कारण -1। यहां पर उल्टा है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर +1, ठीक है। हैलोजेंस जो होंगे, दैट इज 17 ग्रुप के एलिमेंट है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेडाइन, जब ये कंबाइंड स्टेट में होते हैं, ये कितना शो करते हैं, दैट इज -1 शो करते हैं। फ्लोरीन का कोई कंपाउंड है उसमें एक फ्लोरीन का -1, क्लोरीन का कोई कंपाउंड है उसमें -1, जैसे NaCl है, NaCl में एक Cl का -1, ठीक है सर। नहीं सर, कैल्शियम ब्रोमाइड है, ब्रोमीन कंबाइंड स्टेट में है तो उसका -1, दो ब्रोमीन है तो उनका -2 हो जाएगा, बट जब ऊपर लिखना होता है हमेशा एक का ही होता है, एक का ही लिखना होता है सर। हमेशा हैलोजेंस का -1 ही होगा, ठीक है, बट कंबाइंड स्टेट में, ठीक है, सॉरी, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में हमें फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का फाइंड आउट करके देखना पड़ेगा। मैं रिपीट कर देता हूं सर। पहली बात, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब दो हैलोजन आपस में जुड़े होते हैं, जैसे ये देखो ClF3, जैसे ये देखो BrF5, जैसे ये देखो IF7, जैसे ये देखो आप, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हो गए, ठीक है। इसमें देखिएगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका तो -1 होगा, 3 का -3, इसका तो -1 होगा, 5 का -5, इसका तो -1 होगा, 7 का -7। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका तो -1 होगा। सर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, वो भी 2 मिनट में मैं बताता हूं। ऑक्सीजन का केस सबसे स्पेशल केस है। ऑक्सीजन जनरली ऑक्साइड्स में भी और जनरल बाकी कंपाउंड्स में भी -2 ही शो करता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या होगा, दैट इज -2, मैग्नीशियम का -2, हाइड्रोजन के ऑक्साइड जिसको H2O भी बोलते हैं उसमें भी कितना होगा, -2, बट पर ऑक्साइड्स के केस में ऑक्सीजन का -1 होगा। सर पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड होती है, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें एक ऑक्सीजन का -1 होगा, हाँ 2 है तो उनका -2 हो जाएगा, बट ऊपर हमेशा एक का ही लिखा जाता है। सोडियम पर ऑक्साइड में भी एक ऑक्सीजन का -1 होगा। सुपर ऑक्साइड्स में एक ऑक्सीजन का -12 होगा, क्या होगा, -12 होगा। जैसे यहां पर देखिए KO2, एक ऑक्सीजन का -12, सर 2 ऑक्सीजन है, -12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज -1 हो जाएगा। रुबीडियम सुपर ऑक्साइड, इसमें भी -12 ही होगा। सर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैंने कहा क्या सर, मैं तो सामने मेरे को ना ऐसे कंपाउंड लिखा हुआ है, ये देखो, अब मुझे पता ही नहीं इसमें ये जो सीजियम के साथ कंपाउंड बना हुआ है, ये सीजियम की ऑक्साइड है, ये सीजियम की परऑक्साइड है, कि ये सीजियम की सुपर ऑक्साइड है। क्योंकि ऑक्साइड होगी तो मैं यहां पर लिख दूंगा ऑक्सीजन का -2, पर ऑक्साइड होगी तो मैं -1 लिख दूंगा, बट अगर सुपर ऑक्साइड होगी तो मैं -12 लिख दूंगा, ठीक है। तो मुझे तो यही नहीं पता है कि क्या यहां पर है, तो बताइए सर फिर मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, आपको इसका नहीं पता, इसका तो पता है ना, हाँ, जिसका निकालना है उसका x मान लो, जिसका फाइंड आउट करना है उसका x मान लो। तो एक ऑक्सीजन है होता तो x लिखता, 2 ऑक्सीजन है तो 2x लिखूंगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर, इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर और इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करके 0 आएगा। वो यहां पर हमने लिखा भी हुआ है, ये देखो, ये देखो, मैं यहां पे लिखा भी हुआ, ये देखो, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सबके ऑक्सीडेशन नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो मिला के क्या आता है, 0। और अगर कोई आयन है तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करके क्या आएगा, जितना भी चार्ज है, मान लो उस आयन पे चार्ज -2 है तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करो इज इक्वल टू -2 रख दो। अगर उसके ऊपर चार्ज, आयन के ऊपर चार्ज -3 है तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करो इज इक्वल टू -3 रख दो। अगर किसी आयन के ऊपर चार्ज +3 है तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करो इक्वल टू में +3 रख दो, ठीक है। तो ये तो मॉलिक्यूल है ना, आयन तो है नहीं है। तो इनमें सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करेंगे और क्या आ जाएगा, 0। सीजियम का कितना होता है सर, इसका पता है, अभी आपने बताया था ना, ग्रुप 1 के एलिमेंट जो होते हैं इनका कंबाइंड स्टेट में कितना होता है, +1, तो ये ग्रुप 1 का ही है।
तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐड किया, कितना आ गया 0। तो 2x कितना आ गया -1, x कितना आ गया -1/2। हाँ, जैसे ही -1/2 आया मेरे को पता चल गया कि ये सीजियम की ऑक्साइड नहीं है, ये पर ऑक्साइड नहीं है, ये सीजियम की सुपर ऑक्साइड है। क्या है ये? सीजियम की सुपर ऑक्साइड है। तो मेरे ख्याल से आप इससे ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और एग्जांपल करा दीजिए, एक और एग्जांपल करा देते हैं। ठीक है, जैसे KO2, मुझे पता ही नहीं है ये पोटेशियम की ऑक्साइड है या ये वाला करता हूं, चलो ये पोटेशियम की ऑक्साइड है या पर ऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है, कोई बात नहीं, नहीं पता। तो किसका फाइंड आउट करना है सर? ऑक्सीजन का। तो उसको X मान लेता हूं। इसका तो पता है ना? हाँ इसका पता है सर, ये फर्स्ट ग्रुप का है, इसका कंबाइंड स्टेट में +1 होगा, 2 है तो कितना हो जाएगा +2। सबको ऐड करके कितना आएगा 0। तो x कितना आया -2। जैसे ही ऑक्सीजन का -2 आया तो आपको पता चल गया ये क्या है? ये ऑक्साइड है ऑक्सीजन की। ठीक है, कुछ कॉमन आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, जो पता भी होता है, मतलब कि आप इतनी बातें तो पता ही है। सारे हैलाइड आयंस के ऊपर -1 होता है, साइनाइड के ऊपर -1 होता है, नाइट्रेट के ऊपर -1 होता है, NO2 के ऊपर -1 होता है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 होता है। ये -2 वाले हैं, ये -3 वाले हैं, और ये न्यूट्रल है ना। 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मिला के 0 आना है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन का मिला के 0 आना है, एक कार्बन और ऑक्सीजन का मिला के 0 ही आना है। तो इस कारण इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात मैंने आपको बताई दी। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करो, टोटल चार्ज 0 लिख दो। अगर कोई आयन है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड करो, जितना टोटल चार्ज है वो लिख दो। आइए कुछ 5-7 क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है ऑफ अंडरलाइंड पार्टिकल्स, जिसको भी मैं अंडरलाइन करूंगा उसका फाइंड आउट करना है। जैसे ये देखिए, देखिएगा जी, CH4 में किसका फाइंड आउट करना है? कार्बन का। जिसका फाइंड आउट करना है उसको X मान लीजिए। एक हाइड्रोजन का कितना होता है सर? +1। तो 4 हाइड्रोजन का कितना होगा? +4। इन सबको ऐड करके कितना आएगा? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो 0 आएगा। तो x कितना आ गया? -4। सिमिलरली फिर वही इसका फाइंड आउट करना है, x मान लीजिए। एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -4। सबको ऐड करके कितना आ जाएगा? 0। सर आपने तो सब्ट्रैक्ट किया। अरे भैया, -4 को मैंने प्लस से मल्टीप्लाई किया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस ही होता है। अच्छा ठीक है सर। तो x -4 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ जाएगा? +4। सल्फर का फाइंड आउट करना है तो x रखिए। एक ऑक्सीजन का -2, 4 का -8, एक हाइड्रोजन का +1, 2 का +2, तो क्या x इज इक्वल टू +6 आ जाएगा। इसमें इसका फाइंड आउट करना है x। एक ऑक्सीजन का -2, 4 का -8 सर इज इक्वल टू, अब बेटा ये आयन है, आयन के केस में सबको ऐड करके क्या लिखते थे? उसका चार्ज लिखते थे। -3 लिखूंगा तो x कितना आ जाएगा? 8 - 3 कम्स आउट टू बी 5। सिमिलरली यहां पर भी देखिए, ये रहा x। एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का -8 इज इक्वल टू, आयन है, आयन के ऊपर जितना चार्ज होगा वो लिखना है इक्वल टू में। तो x कितना आ जाएगा? +7। यहां पर क्रोमियम का फाइंड आउट करना है तो x, नहीं सर 2 क्रोमियम है तो कितना हो जाएगा? 2x। बहुत बढ़िया। एक ऑक्सीजन का -2, तो 7 ऑक्सीजन का -14 इज इक्वल टू, जितना चार्ज है तो 2x कितना आ जाएगा? 14 - 2 दैट इज 12। तो x कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू बी कितना? 6। ठीक। एक और तरीका भी है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का। सर वो क्या तरीका है? अगर कोई भी कोवलेंट कंपाउंड बना हुआ है, हर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1 होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1 होगा। जैसे HCl का केस देख लीजिए, क्या ये कोवलेंट कंपाउंड है? यस, HCl इज ए कोवलेंट कंपाउंड। इट इज एन आयनिक कंपाउंड व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, बट HCl एक गैस होती है पर ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। क्या इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनी हुई है? यस। हर एक बॉन्ड के लिए, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे +1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1। जैसे CO2, मुझे कार्बन का फाइंड आउट करना है और ऑक्सीजन का भी। यहां पर डबल बॉन्ड है तो सिंगल के लिए +1 -1 आता था, तो डबल के लिए +2 - 2 आएगा, ट्रिपल के लिए +3 - 3 आएगा। यहां पर इन दोनों बॉन्ड्स के लिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डबल है, तो इस पे -2 और इस पे +2। यहां पर भी इन दोनों बॉन्ड्स के लिए
लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2, इस पे +2। सर कार्बन पे +4 आ गया, बिल्कुल। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहां पर, कार्बन का दैट इज +4। ऑक्सीजन का कितना है, इसका भी -2, इसका भी -2 है, तो हर एक ऑक्सीजन का -2 है, वही हमने यहां पर बना रखा है। अगर कभी भी किसी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कौन सी बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पता है ना, दोनों के दोनों एटम्स जो होते हैं, सॉरी दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही एटम देता है, एक ही एटम देता है, बट शेयर कौन करते हैं, दोनों शेयर कौन करते हैं, दोनों। जैसे यहां पर देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है। जो देता है बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन, उसको डोनर बोलते हैं, जो लेता है उसको एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लो, अगर जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है दोनों के दोनों, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और एक्सेप्टर की ज्यादा है, तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए डोनर पे +2 आएगा, एक्सेप्टर पे -2 आएगा। सर इसका एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है H2SO4। H2SO4 में दो बॉन्ड्स तो ये होती हैं, बाकी दोनों बॉन्ड जो हैं वो डबल बॉन्ड ओ भी बनाई जा सकती हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाई जा सकती हैं, ये ज्यादा करेक्ट होती है वैसे, ठीक है सर। आप मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाइए। सल्फर ने यहां पर एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रखी है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1, इस पे +1। सिमिलरली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रखी है, -1 +1। यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट में जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उस पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एक्सेप्टर की ज्यादा है, तो देने वाले पे +2, लेने वाले पे -2। यहां पर भी, इसमें भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी ज्यादा है, तो देने वाले पे +2, लेने वाले पे -2। क्या सल्फर का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, +2 +2 +1 +1, हाँ सर +6 आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, देने वाले की भी और लेने वाले की, तब भी वही होगा, डोनर पे +2, एक्सेप्टर पे -2 फॉर दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर इसका क्लासिक एग्जांपल है Na2S2O3, ये रहा S, वैसे ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव है, तो आप O नेगेटिव Na पॉजिटिव लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। आइए सल्फर के बारे में बात करते हैं। इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे -1 +1, इधर भी -1 +1। नीचे भी डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रखी है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2, इस पे +2। इसमें देखिए, इसमें सर इसमें डोनर और एक्सेप्टर दोनों ही सल्फर है, दोनों ही सल्फर है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो डोनर पे +2, एक्सेप्टर पे -2, तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाएगा, इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, जब कभी भी एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट होगा, जैसे यहां पर सल्फर कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले का ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करेंगे, डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। अगर यही 3 एटम होते, तीनों ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करते हैं, डिवाइड किससे करते हैं, 3 से। जैसे एवरेज निकाली जाती है, 4 होते, चारों का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करते हैं, डिवाइड किससे करते, 4 से। सो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालूंगा, एक का +6 है, दूसरे का -2 है, डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू भी कितना हो जाएगा, 2। अगर डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, और एक्सेप्टर की क्या है, दैट इज कम, डोनर की क्या है ज्यादा, एक्सेप्टर की कम, तब हम निग्लेक्ट करते हैं, हम ऐसे एक्ट करते हैं कि, है ना, निग्लेक्ट लिखा हुआ है 0 0, इग्नोर करते हैं, है ना, कि हम ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वहां पर बनी ही नहीं हुई, ना डोनर पे कोई चार्ज आएगा, ना एक्सेप्टर पे कोई चार्ज आएगा, फॉर दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाकी बॉन्ड्स का तो होगा कुछ ना कुछ, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे, दैट इज इग्नोर करेंगे। जैसे ये देखिए CO के केस में जो डोनर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो एक्सेप्टर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो निकालिए इसका। इन दोनों बॉन्ड्स को कंसीडर करेंगे, इस बॉन्ड को हम इग्नोर करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। इन दोनों बॉन्ड्स में देखो, जो ये बॉन्ड, एक ये और एक ये, सर ये तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड है, यस, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे -2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव +2। इस बॉन्ड को निगलेक्ट किया बेटा हमने,
इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने निग्लेक्ट किया। ये -2 + 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण नहीं है, ये तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा डबल बॉन्ड में वो -2, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे +2। कुछ ऐसे केसेस बता रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर के जो जनरली पूछे जाते हैं, जिनके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इनका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या तो याद करें, याद करने वाले चक्कर में मैं पढ़ता नहीं हूं। स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, इसकी ऑब्वियसली केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, कोई पी ब्लॉक में पढ़ता है, कोई डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मॉलिक्यूल कहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर पता होगी तो बाकी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला है H2SO5, कैरोस एसिड भी बोलते हैं इसे। ये इसकी स्ट्रक्चर है। फिर वही इस डबल बॉन्ड की जगह आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं इन दोनों की जगह। इसमें मुझे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। डबल कोवलेंट बॉन्ड पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2, लेस पे +2। डबल कोवलेंट बॉन्ड पे मोर पे -2, लेस पे +2। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पे मोर पे -1, लेस पे +1। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पे मोर पे -1, लेस पे +1। तो सल्फर का कितना आ गया? दैट इज +6 आ गया। CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, अनस्टेबल होता है, टूट के क्या बना लेता है? दैट इज Cr3 पॉजिटिव। ये सारी चीजें आपने D&F में पढ़ी हुई होंगी। आइए यहां पर बात करते हैं। यहां पर ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इस पे लेस पे +1, मोर पे -1, लेस पे +1, मोर पे -1। सर ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है, मोर पे -2, लेस पे +2। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, -1 +1। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, -1 +1। तो आप इस क्रोमियम का देखिए कितना हो गया, 2 3 4 5 6, कितना हो गया? दैट इज +6। K3CrO8, इसमें भी ऐसा ही है। ये O नेगेटिव K पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आयनिक ही होती है ये बॉन्ड, बट ऐसे ही मैंने शो करने के लिए इस तरह से कर दिया। यहां पर भी वही सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, लेस पे +1, मोर पे -1। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड +1 -1, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड -1 +1, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड -1 +1, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड -1 +1। तो आप इस क्रोमियम पे देखिए टोटल कितना हो गया, +1 +1 +1 +1, दैट इज +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा क्रोमियम का। नेक्स्ट बात करेंगे C3O2। स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, कार्बन की सब ऑक्साइड भी इसे बोला जाता है। आइए इसमें कार्बन का फाइंड आउट करना है। आप ये वाला कार्बन देखिए, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 इधर 2 इधर। इस बॉन्ड के कारण तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि आज जो ऑक्सीडेशन नंबर के रूल पढ़े थे, सबसे पहला रूल यही था, जब एक एटम ने अपने ही किसी एटम के साथ बॉन्ड बना रखी होती है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? दैट इज 0 होता है। तो इसके कारण तो 0 होगा। इधर ये -2 +2, सिमिलरली इधर भी ये -2 +2, इसका तो इधर भी 0, इधर भी 0। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका? +2, 0 और +2। कोई बोल रहे नहीं नहीं नहीं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कार्बन का, कार्बन सब ऑक्साइड में। तो एक का +2 है, दूसरे का 0 है, फिर +2 है, डिवाइडेड बाय 3, 4/3 आ जाएगा। Br3O8 ये एग्जाम में आया भी हुआ है। स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए भाई, वो आपका इनऑर्गेनिक का काम है, मेरा काम नहीं है वो। देखिए इस Br में देखिए, Br और Br के बीच में जो बॉन्ड है इसके कारण तो 0 होगा। डबल कोवलेंट बॉन्ड है, मोर पे -2, लेस पे +2। डबल कोवलेंट बॉन्ड -2 +2, -2 +2। यहां पर भी डबल कोवलेंट बॉन्ड -2 +2, डबल कोवलेंट बॉन्ड -2 +2। -2 +2 +2 -2 +2। अब मुझे बताइए इस ब्रोमीन का कितना हो जाएगा? +2 +2 +2, दैट इज +6। इसका +2 +2, दैट इज +4। इसका भी +2 +2 +2, दैट इज +6। सर आपने इस ब्रोमीन की ये वाली बॉन्ड नहीं काउंट करी? अरे ब्रोमीन की ब्रोमीन के साथ बॉन्ड है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर अगर ब्रोमीन का कोई पूछ ले, पहले का +6, दूसरे का +4, फिर +6 डिवाइडेड बाय 3, 16/3 आ जाएगा। नेक्स्ट है H2S2O8।
बीच में परऑक्साइड लिंकेज होती है इसमें H2S2O8 में। आप चेक करिएगा, इस सल्फर को देखिए, ऊपर भी डबल बॉन्ड नीचे भी डबल बॉन्ड, -2 +2 -2 +2, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड -1 +1, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड -1 +1। सर इस सल्फर का तो +6 हो गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिमिलरली इसका भी सिमिलर अरेंजमेंट है तो इसका भी +6 हो गया। बट अगर कोई पूछ ले एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, एक का भी +6 है, दूसरे का भी +6 है, दो है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट Na2S4O6 टेट्रा, सोडियम टेट्राथायोनाइड बोलते हैं, बिल्कुल इसी से बना। फर्क पता क्या है, ये दो ऑक्सीजन कम हो गए और इसकी जगह पे दो सल्फर आ गए हैं, और हाइड्रोजन की जगह सोडियम। हाइड्रोजन की जगह सोडियम का तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का भी +1 होता है और सोडियम का भी +1 ही होता है, ठीक है। तो वो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस बीच में क्या आ गया, ये सल्फर आ गए दो ऑक्सीजन की जगह। फिर वही S नेगेटिव Na पॉजिटिव है, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो, S नेगेटिव नहीं, O नेगेटिव, O नेगेटिव Na पॉजिटिव है यहां पर भी। अब देखिए सल्फर का इस बॉन्ड के कारण तो क्या होगा, 0, क्योंकि सल्फर की सल्फर के साथ बॉन्ड है। बट यहां पर तो फिर वही डबल कोवलेंट बॉन्ड, -2 +2 -2 +2 -1 +1, तो इसका +5 हो गया। इस सल्फर ने तो दो बॉन्ड बना रखी है, दोनों ही सल्फर के साथ बना रखी है, तो 0। सिमिलरली इसकी भी क्या होगी, 0। इसका सेम अरेंजमेंट है बिल्कुल इसके जैसा, फाइंड आउट करके देखेंगे तो ये भी +5 आएगा। बट अगर कोई पूछ ले कि नहीं सर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बताओ सल्फर का सोडियम टेट्राथायोनेट में, तब क्या करेंगे, चारों का पहले ऐड करना पड़ेगा, एक का 5 है, फिर एक का 0 है, फिर एक का 0 है, फिर एक का 5 है। डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। 10 डिवाइडेड बाय 4 कम्स आउट टू बी 2.5। तो ये इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर है और ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, सल्फर का। इंडिविजुअल 2 का 5, 2 का 0, एवरेज सबका 2.5। HN3 दैट इज हाइड्राजोइक एसिड, ये उसकी स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए जरा इस नाइट्रोजन के बारे में बात करिए। इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखी है, तीनों ही नाइट्रोजन के साथ बना रखे हैं, तो 0। सिमिलरली इसका भी 0, इसका इस बॉन्ड के कारण 0, इस बॉन्ड के कारण 0, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ ही बना रखे हैं नाइट्रोजन ने। बट यहां पर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका -1, इसका +1। अगर कोई बोल दे नहीं 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 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बताओ आप नाइट्रोजन का HN3 में, एक का 0, दूसरे का 0, तीसरे का -1 डिवाइडेड बाय 3 कम्स आउट टू बी -1/3। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली 3 प्रकार की आयन है, एक कैल्शियम आयन, एक क्लोराइड आयन और एक ऑक्सीक्लोराइड आयन। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो दोनों क्लोरीन है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। इसका तो ये तो मोनोएटॉमिक आयन है, अभी अभी हमने पढ़ा था, मोनोएटॉमिक आयन का जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो उसका कितना हो गया, -1 हो गया। बट सर अगर दूसरे वाले के बारे में बात करें, इसका फाइंड आउट करना है तो x रख लूंगा। ऑक्सीजन का कितना होता है सर, -2 इज इक्वल टू जितना चार्ज है, तो x कितना आ जाएगा, दैट इज +1। तो एक क्लोरीन का -1, एक क्लोरीन का क्या है, दैट इज +1 है। Fe3O4 ये बेसिकली एक सिंगल ऑक्साइड नहीं है, ये दो अलग अलग ऑक्साइड्स का मिक्सचर है, FeO और Fe2O3। तो बस फिर निकालना चाहेंगे तो इसमें इसका -2 +2 x रख के कर लीजिएगा। इसका भी करेंगे तो इन दोनों का +3 आएगा और यहाँ पर हर एक ऑक्सीजन का -2 आएगा। नहीं कोई बोल दे कि नहीं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर बताओ Fe का, एवरेज निकाल लेते हैं। एक आयरन का +2, 2 आयरन का +3, तो 2 इंटू +3 लिखूंगा। 2 इंटू +3 कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 8/3। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, और एक और टर्म हमें पढ़नी है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को क्या करते हैं, दैट इज ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस, और खुद क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद क्या होंगे, रिड्यूस। ये दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस, और खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज। सर एग्जांपल ये देखिए,
H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl। अब आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख लिया है तो आपको पता है इसका 0 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा। ये 0 से किस में गया है? +1 में। हाइड्रोजन का क्या हुआ है? दैट इज ऑक्सीडेशन। और ये यहां पर 0 से किस में गया? -1 में। तो क्या हुआ है इसका? रिडक्शन, है ना। इसका चार्ज इंक्रीज हुआ है, इसका चार्ज डिक्रीज हुआ है ना। अगर मैथमेटिकल टर्म्स में देखेंगे तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या होगा? दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या होगा? दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस। ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का CaCO में अभी अभी बताया, एक का +1 एक का -1, अभी अभी किया क्वेश्चन। नीचे दी गई कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ होगा? +1 -1 +1 -1 +1 -1। अरे नहीं सर, इसमें तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी है +2, OH के ऊपर -1 होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन का निकालोगे, नाइट्रोजन का -3, हाइड्रोजन +1, ये -1, ये +2, ये -2 -3 +1 +1 -2। सर किसी का भी चेंज नहीं हुआ है ना, तो ये भी नहीं है। कैल्शियम +2, कार्बन का x रख के निकालोगे 2x -8 इज इक्वल टू -2, यानी कि 2x इज 6 +3 आएगा। -2 +1 -1 +2 -1 +1 +3 -2। देखो किसी का भी चेंज नहीं हुआ, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए पोटेशियम +1, Ag का x रख के फाइंड आउट करोगे तो +1, साइनाइड का -1 होता है, इसका 0, इसका 0 +1, x रख के फाइंड आउट करोगे तो +2 और ये -1। हाँ सर इसमें हुआ है, देखो आपका सिल्वर का पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, रिडक्शन, और जिंक का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। हाँ सर ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज, तो इनकरेक्ट बताना है आपको। ClO3 नेगेटिव में इसका +5, हाँ x रख के करेंगे। एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का -6 इज इक्वल टू -1। हाँ ये +5 है, ये आंसर नहीं है। ये तो अभी अभी हमने किया था, ये भी +6 ही है। x, एक Cl का -1, 4 का -4, H का +1 इज इक्वल टू 0, ये भी +3 आ रहा है, ये भी सही है। इसका x रखना है, एक कॉपर का +1 तो 2 का +2 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आया? -2। ये वाला गलत है सर, यही हमारा आंसर है क्योंकि हमें गलत ऑप्शन ही बताना था। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। किसमें ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं शो कर रहा? ऑक्सीडाइजिंग का मतलब, बिहेवियर का मतलब आपको समझ आ ही गया। दूसरे को क्या करेगा? दैट इज ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसने पूछा कहां पर ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा, चेक कर लेते हैं। कार्बन यहाँ पे 0 में है, यहाँ +4 में है, ये तो ऑक्सीडेशन हो रही है, ये आंसर नहीं है। कैल्शियम यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, यही आंसर है सर। देखो यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, बाकियों में हो रहा है। कॉपर यहाँ पर +0 +2, यहाँ पर भी सल्फर 0 और +4। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसको भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको कुछ नहीं कर रहा। ये इधर भी +2 है, इधर भी +2 है। एसिडिफाइड नहीं, एसिडिक मीडियम में H2O2 डाइक्रोमेट आयन को, जिसके अंदर 2 पेरोक्साइड बॉन्ड्स होती हैं। अच्छा, CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, सर ये अभी अभी कैलकुलेट किया हमने, कितना आया था? 6 आया था मेरे ख्याल से। ये देखो +6 आया था। ऑक्सीडेशन नंबर Cr का, CrO5 पे +6 अभी अभी किया। किस में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? नाइट्रोजन का, निकाल के देखना पड़ेगा। x, 3 हाइड्रोजन का +3, ऑक्सीजन का -2, x कितना आ जाएगा सर? -1। 2x +4 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2, x +3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, 3x +1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/3। तो सबसे ज़्यादा किस में आया सर? इसी में आया, -1/3, है ना। सबसे बड़ा नंबर तो यही है। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ फॉस्फोरस का फॉस्फेट में, सल्फर का सल्फेट में, और क्रोमियम का उसमें डाइक्रोमेट में। इसमें x रख के फाइंड आउट करोगे +5 आएगा, इसका भी +6 आएगा और इसका भी +6 आएगा। x रख के फाइंड आउट करेंगे तो +5 +6 एंड +6, ठीक है। तो कुछ आगे और भी क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे
टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। इतना तो पता चल गया कि रेडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, रिडक्शन होती है एज वेल एज ऑक्सीडेशन होती है। मलाइका अरोड़ा जी कर भी रही है ना। तो आइए टाइप में देखते हैं। सबसे पहले दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ के एक चीज बना लेंगी। जैसे यहां पर देखिए क्या है, कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं। कैल्शियम का 0 से +2 में गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का 0 से -2 में गया, रिडक्शन हो रहा है। तो इसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक चीज टूट के दो या दो से ज्यादा चीजें बनाएंगे, बिल्कुल कॉम्बिनेशन का रिवर्स हो जाएगा, दैट इज डीकंपोजिशन। तो जो इसमें एग्जांपल दिया था उसका रिवर्स कर दिया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लिख दिया, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लिख दिया। कैल्शियम का रिडक्शन हुआ है, +2 से 0 में गया। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, -2 से 0 में गया है ना, हो रही है रिडॉक्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, जैसे यहां पर जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से उसको हटा दिया है। क्या इसमें हुई है रिडॉक्स है ये? हाँ सर है, बिल्कुल। जिंक 0 से +2 में गया, हाइड्रोजन +1 से 0 में गया, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन में सेम चीज का ऑक्सीडेशन भी होता है और सेम चीज का रिडक्शन भी होता है। जैसे H2O2 गिव्स यू H2O और O2। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर लो, बट बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, इसमें इसका -1 है, यहाँ पर ये ऑक्साइड है -2 है, यहाँ पर ये अकेला है 0 है। तो आप देख रहे हैं ये -1 से -2 में गया तो इसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, और यहाँ पर 0 में गया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ये तो हो गया यार Cl का Cl2 में, ये वाला। नीचे दिया गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? AuCN2 नेगेटिव प्लस Zn गिव यू 2 Au प्लस ZnCN4 2 नेगेटिव। क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है? इसका x रख के फाइंड आउट करेंगे। एक Cn का -1, 2 का -2 इज इक्वल टू -1, तो x कितना आ जाएगा, +1। ये +1 से 0 में गया और ये 0 का x रख के फाइंड आउट करेंगे +2 में। हाँ सर रेडॉक्स तो है ना, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और Au का रिडक्शन। क्या ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? बिल्कुल, जिंक ने गोल्ड को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है। क्या ये कॉम्बिनेशन है? नहीं। क्या ये डीकंपोजिशन है? नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज A एंड B। नीचे दिया गया कौन सा एग्जाम्पल नॉट एन एग्जाम्पल, अच्छा कौन नहीं है एग्जाम्पल डिस्प्रपोर्शनेशन का? ये तो अभी अभी किया हमने, ये -1 से -2 में गया, ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी अगर देखें तो ये +6 से +7 में जा रहा है और +4 में जा रहा है। हाँ रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। यही दोनों डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल नहीं है ना। ये +7 से +4 में जा रहा है, रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन लिखा ही नहीं। ये नाइट्रोजन +4 से +5 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन है ही नहीं। तो आंसर दोनों होने चाहिए जितना यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या डबल डीकंपोजिशन। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। कहाँ रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ? सर मुझे तो 4th ऑप्शन लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, पानी के साथ FeCl3 क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो A का 4th हो सकता है, बाकी बात करते हैं, सोचते हैं बाकी। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड डबल डीकंपोजिशन। ये रही डबल डीकंपोजिशन। सल्फर इधर आ गया, ऑक्सीजन इधर आ गया, है ना। तो ये हो गया 2। अब बाकी दो ऑप्शन बचे हैं, एक में रिडक्शन एक में ऑक्सीडेशन। चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पर Au+3 से 0 में जा रहा है, सर ये रिडक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और फिर जो थर्ड वाला है वो ऑक्सीडेशन होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये -2 से 0 में जा रहा है, हाँ सर ऑक्सीडेशन भी हो रही है इसमें। सर इसमें वैसे रिडक्शन भी हो रही है, अरे ठीक है, बट हमें बाकी एग्जाम्पल्स भी देखने हैं ना।
वी ऑल हैव टू लुक इनटू ऑल अदर एग्जांपल्स आल्सो। क्या कोई ऐसी ऑप्शन है 4132? 4132 ये रहा ऑप्शन नंबर। वो प्रोसेस बताइए जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर कार्बन +3 है, यहाँ पर +4 है, एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दो कितने लूज करेगा? दो, ये नहीं है। यहाँ पर ये +6 है, ये +3 है, एक 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो कितने गेन करेगा? 6, ये भी नहीं है। ये +6 है, +3, ये भी 3 करेगा, ये भी नहीं है। ये +7 से +2, हाँ सर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे इसने, है ना। पता ना मैं कैसे कर रहा हूँ, ये +6, ये +6, ये +3, बेटा मैं एक्स रख के फाइंड आउट कर रहा हूँ जो हमने सीख लिया। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज एन फैक्टर कैलकुलेशन के बारे में। देखो इतना तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ ही लिया था कि इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर होता क्या है? जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, ठीक है, या तो जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए या टोटल नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, वही क्या कहलाएगा? उसका एन फैक्टर, ठीक है। सर एन फैक्टर फाइंड आउट कैसे करेंगे? जैसे यहां पर देखिए KMnO4 से MnO बना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वो चेक करना है एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। Mn यहाँ पर +7 में था और यहाँ पर Mn किस में चला गया? दैट इज +2 में चला गया, है ना। ऑक्सीजन का चेंज नहीं हुआ, ये इधर भी -2 है, इधर भी -2 है। सर K तो लिखा ही नहीं हुआ, रिएक्टेंट में लिखा हुआ, प्रोडक्ट में लिखा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब K का भी चेंज नहीं हुआ होगा। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उसके एक मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं? उसके एक मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है? किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है? Mn का। कितने एटम्स हैं उसके? एक। मॉड में इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर, पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 7, बाद में कितना है? 2, तो 7 - 2 कम्स आउट टू भी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये वाला मेथड मोस्ट कॉमन मेथड है एन फैक्टर फाइंड आउट करने का। ये अप्लाई तभी होगा जब एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक टाइप के एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। के का चेंज हो रहा है? नो। ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है? नो। Mn का चेंज हो रहा है ऑन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो तब यही लगेगा। सर इसके एक दो और एग्जांपल करा सकते हो? बिल्कुल करा सकते हैं। जैसे ये देखिए Cr2O72 नेगेटिव से Cr3 पॉजिटिव बना, हमें इसका एन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, +6 आएगा, इसका -2 आएगा। इधर क्रोमियम का दे रखा है। सर क्रोमियम का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का इधर लिखा ही नहीं हुआ, नहीं लिखा हुआ तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ किसका चेंज हो रहा है? क्रोमियम का। तो कैसे एन फैक्टर निकालूंगा? एक पार्टिकल के अंदर सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके कितने एटम है? एक डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम के कितने एटम्स हैं? 2। मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, 3 × 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। रिडक्शन हो रही है तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। यहाँ पर रिडक्शन हो रही थी तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। ये ऑक्सीडेशन हो रही होती तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर लिख देता, प्रोडक्ट वाली साइड में लिख देता, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। सेकेंड केस एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस, कभी कभी क्या होगा एक मॉलिक्यूल के, ठीक है, जैसे यहां पर HCl है, HCl के यहां पर 16 एटम्स है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, 16 एटम्स है, इनमें कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। देखो जैसे यहां पर Cl, यहां पर Cl -1 में है रिएक्टेंट में, इधर भी -1, इधर भी -1 और इधर 0। Cl -1 से -1 में गया, चेंज नहीं हो रहा। Cl -1 से -1 में गया, चेंज नहीं हो रहा। Cl -1 से 0 में गया, चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए किसी के कुछ एटम, जैसे क्लोरीन के कुछ एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, कुछ का चेंज नहीं हो रहा, वही लिखा हुआ है यूज्ड जब कुछ एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा और कुछ का चेंज नहीं होगा, तब कैसे करना है? एन फैक्टर कैसे निकालना है? नंबर ऑफ द एटम्स अंडरगोइंग चेंज, ठीक है। एन फैक्टर कैसे निकालूंगा? आप मुझे बताओ टोटल Cl के कितने एटम्स हैं? 16 है। ये कितने एटम्स हैं? 16 है। ये नजर नहीं आ रहा तो मैं लिख देता हूं, 16 HCl है। यहाँ पर ये 5Cl, ये 2 Cl है, क्या इसमें चेंज हुआ है? नहीं, इधर भी -1, इधर भी -1, यहाँ पर भी 4 Cl है, चेंज हुआ है? नहीं। ये है 10 एटम्स, 5 × 2
10 एटम्स हो जाएंगे Cl के जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो जितने एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, मॉड इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर, इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर, ये लिखा हुआ है इनिशियल ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फाइनल ऑक्सीडेशन नंबर। इनिशियली कितना था, -1, फाइनली कितना है जो चेंज हो गया है, दैट इज -0, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्लोरीन के टोटल एटम्स कितने हैं, चाहे रिएक्टेंट के लिख लो प्रोडक्ट के लिख लो, सेम ही आने हैं। क्यों सेम आने हैं, क्योंकि आपको पता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, दैट इज 16 आएगा। तो 10/16 कम्स आउट टू बी 5/8। शायद ये पहली बार ऐसा केस आपने देखा होगा जिसमें एन फैक्टर लेस देन 1 आ रहा है, नहीं तो अभी तक जितने भी केस आपने पढ़े होंगे मोल कॉन्सेप्ट में या सॉल्यूशन चैप्टर में भी, जनरली उनमें क्या होता है, या तो एन फैक्टर इक्वल टू 1 आता है या ग्रेटर देन 1 आता है। यहां पर पहली बार है लेस देन 1 आ रहा है। सर क्या आप इसका एक और एग्जाम्पल करा सकते हो? बिल्कुल। K2Cr2O7 का रिएक्शन कराया HCl के साथ, बनेगा KCl CrCl3H2O और Cl2। 2 K है तो 2 KCl, 2 Cr है तो यहां पर भी 2, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 का मतलब है 7H2O, 6 और 2। सर बैलेंस कैसे किया ये भी आज ही सीखेंगे, बट थोड़ी देर बाद, ठीक है। आइए जी, मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी एन वेक्टर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो सर ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो सबके। इसमें देखो क्या के का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? नो। ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है? नो। क्रोमियम का चेंज हो रहा है, +6 से किसमें जा रहा है, +3 में। तो ये वाला ही केस हो गया, ये वाला ही केस हो गया। किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर एक के एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो बस इसका एन फैक्टर निकालना तो बहुत आसान है। जिस एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, दैट इज क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, सर 6 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। यहां पर HCl में देखो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो ही नहीं रहा। क्लोरीन का देखो कुछ एटम्स में चेंज नहीं हो रहा, -1 से -1 ही है, -1 से माइनस, बट कुछ में चेंज हो रहा है ना, -1 से 0 है। तो सर ये पहला केस नहीं है, ये वाला केस है सर, ये वाला केस है। तो इसमें कैसे करते थे, सबसे पहले तो वो एटम्स लिखो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। टोटल एटम्स 14 है, बट कितने एटम ऐसे एटम्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? सर 6 ऐसे एटम्स हैं, 3 × 2 6 एटम्स हैं। मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सर ये 6/14 आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा, ठीक है सर। थर्ड केस, जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मान लो 5 प्रकार के एटम्स हैं, ठीक है, उनमें से 3 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तीनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या तीनों ही रिड्यूस हो रहे हैं। ऐसा नहीं बोला मैंने 3 में से 2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 1 का रिडक्शन हो रहा है ना, या तो तीनों ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या तीनों रिड्यूस हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है एक मॉलिक्यूल में 4 प्रकार के एटम्स हैं, ठीक है, उनमें से 2 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, और या तो दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या दोनों ही रिड्यूस हो रहे हैं। ऐसे केस में क्या होगा, जितना एन फैक्टर निकालोगे उन सबके एन फैक्टर को ऐड कर दो। सबके एन फैक्टर को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। जैसे ये देखो FeC2O4, ये मैं आपको करके दिखाता हूं, करके दिखाता हूं। F FeC2O4 gives you Fe3 positive और CO2। देखिए एक मॉलिक्यूल में
Fe भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, बट ऑक्सीडेशन नंबर किसका चेंज हो रहा है? Fe का चेंज हो रहा है, +2 से +3 में जा रहा है। कार्बन का भी चेंज हो रहा है, +3 से +4 में जा रहा है, ठीक है, बट ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe का भी ऑक्सीडेशन और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहले एन फैक्टर निकालूंगा मैं Fe का। एक मॉलिक्यूल के अंदर Fe के कितने एटम्स हैं? एक। मॉड में पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ गया। ऐसे कार्बन का भी निकालूंगा। एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स हैं? 2। मॉड में पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज 2 आ गया। तो इसका 1 आया, इसका 2 आया, सबको क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। जिन सबका ऑक्सीडेशन हुआ है तब भी ऐड करूंगा, सबका रिडक्शन हुआ है तब भी ऐड करूंगा। नहीं सर, कुछ का ऑक्सीडेशन हुआ है और कुछ का रिडक्शन हुआ है। अगर मॉलिक्यूल में सम डिफरेंट एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, कुछ का ऑक्सीडेशन हुआ है, कुछ का रिडक्शन हुआ है, ठीक है, तब एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वालों का लिखो ऐड करके, जिन जिन का हुआ है। एन फैक्टर रिडक्शन वालों का लिखो ऐड करके, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर सब्ट्रैक्ट करके 0 आ गया तो आई मीन सॉरी, नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लो ये 8 है, ये 6 है, 8 - 6 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नहीं सर, अगर ये 6 होता, ये 8 होता, अरे बेटा मॉड में रखना है हमेशा, तब भी आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 5 है, ये 3 है, या तब भी 2 आ जाएगा। ये 3 है, ये 9 है, मॉड लगा रखा है, तब भी 6 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर ये करने पर, पूरा का पूरा करने पर 0 आ गया, 0 आ गया, तब एन फैक्टर पता किसके बराबर होगा? या तो जो एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का आया था, या जो भी एन फैक्टर रिडक्शन वाले का आया था। बात एक ही है, क्योंकि अरे 0 कब आएगा? जब ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, तभी 0 आएगा ना। ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, तभी 0 आएगा ना, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो एन फैक्टर 0 नहीं लिखेंगे, एन फैक्टर 5 लिखेंगे। ये 8 है, ये 8 है, तब एन फैक्टर 8 लिखेंगे। ये 6 है, ये 6 है, तब एन फैक्टर 6 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। सर एग्जांपल ये देखिए, KClO3 gives you KCl and O2, ये +5 है, ये -2 है, ये +1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये 0 है। आप देख रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि कुछ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ का रिडक्शन हो रहा है, कुछ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ का रिडक्शन हो रहा है। तो पहले ऑक्सीडेशन वाले का एन फैक्टर फाइंड आउट कर लो। ऑक्सीजन का हो रहा है 3 एटम्स है, -2 से 0 में जा रहा है, 6 आ जाएगा। क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 1, 5, -1, 6 आ जाएगा। अब देखो 6 - 6 क्या आ गया? 0। 0 तो हो नहीं सकता, तब इसका एन फैक्टर क्या लिखेंगे हम लोग? 6 लिखेंगे। हाँ, ये 8 आता, ये 6 आता, तब भी 2 आता, ये 2 आता, ये 6 आता, ये 2 आता, ये 6 आता, तब भी 4 आता, ये 6 आता, ये 8 आता, तब भी 2 आता। बट दोनों 6 हैं तो क्या आएगा? 0। दोनों 8 होंगे तब आएगा 8, ठीक है, तब क्या आएगा? 8। दोनों 6 है तो आंसर 6 होगा, दोनों 8 है तो आंसर 8 होगा, दोनों 5 है तो आंसर 5 होगा। एक और करना है आपको, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। में जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? क्योंकि उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी का रिडक्शन भी हो रहा है। तो जितना एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का आया है इंटू जितना रिडक्शन का आया है, डिवाइडेड बाय जितना ऑक्सीडेशन का आया है प्लस जितना रिडक्शन, ठीक। जैसे H2O2 में बताइए सर, गिव्स यू H2O एंड O2। बैलेंसिंग वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग बस सेकंड केस में करनी थी। यहाँ पर हाइड्रोजन +1 है, यहाँ पर भी +1 है, ऑक्सीजन -1 है, यहाँ -2 और 0। ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हुआ है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो बस फिर इसका एन फैक्टर टोटल कैसे निकालेंगे? पहले एन फैक्टर निकालो ऑक्सीडेशन वाले का। कितने एटम्स हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के? 2। पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर
माइनस बाद वाला सर 2 आ जाएगा, 2 पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाले का, ये 2 में से 1 जाएगा 1, 1 को 2 से करूंगा 2, तो एन फैक्टर टोटल कितना आ जाएगा इसका, ऑक्सीडेशन इंटू रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, 4 डिवाइडेड बाय 4 कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लें इसी का, Cl2OH नेगेटिव आयन में गिव्स यू Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव। क्लोरीन का देख लो आप, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ +5 है, तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने पर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसका एन फैक्टर टोटल, पहले एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का निकाल लेते हैं। कितने एटम्स है क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में, तो मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला, सर 10 आ गया। इसी तरह से एन फैक्टर रिडक्शन वाले का निकाल लूंगा, 2 एटम्स, मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, 2 आ गया। ठीक है, 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2, 20 डिवाइडेड बाई 12 कम्स आउट टू बी 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये हमने एन फैक्टर कैलकुलेशन भी हमने सीख लिया है। नेक्स्ट देखिए, ये तो अभी किया है, किसका ट्रांसफर हुआ है 5 इलेक्ट्रॉन्स का, हाँ ये देखिए अच्छा क्वेश्चन। इस चेंज के अंदर एटॉमिक मास आयरन का दे रखा है, आपसे इक्विवेलेंट मास पूछा गया। हमने पढ़ा है सॉल्यूशन चैप्टर में कि इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास तो आयरन का गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 56 ग्राम। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहा हूं। बस एन फैक्टर निकाल लेंगे। सर एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ से 0 से ये इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 8/3 यानी कि 2.66 निकालना इसका एन फैक्टर। एक मॉलिक्यूल के अंदर Fp के कितने एटम्स हैं, सर एक, मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, सर वही 2.66 लिख लो या 8/3 लिख लो, मर्जी आपकी, मैं 8/3 लिख लेता हूं, एक ही बात है दोनों, 8/3 2.66 ही होता है। रखो वैल्यू, ग्राम एटॉमिक मास 56, एन फैक्टर 8 डिवाइडेड बाई 3 वो ऊपर चला जाएगा, 8 7 से 56, 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा 21। ये रहा ऑप्शन नंबर 2। आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है रिडक्टेंट जो कि Na2S2O3 है, उसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। सल्फर का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर Na2S2O3 में, अभी अभी किया है Na2S2O3, वो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला समझाया था ना, उसमें था ना Na2S2O3, कहाँ गया ये, है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, दैट इज 2। एवरेज 2, उससे ये +6 में भी गया, 0 में, अच्छा इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है तो कोई बात नहीं, पहले इसका एन फैक्टर निकाल लेते हैं। एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का कितना आएगा, एन फैक्टर ओ लिख रहा हूं, ओ मतलब ऑक्सीडेशन वाला, पहले सल्फर के एटम्स, मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला, 4 2 से कितना होता है 8, एन फैक्टर रिडक्शन वाले का कितना आएगा 2, मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला, 4 आएगा, तो 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 32/12 दैट इज 8/3 आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। इक्विवेलेंट मास Na2S2O3 का निकालना, इक्विवेलेंट मास Na2S2O3 का जब वो रिडक्टेंट की तरह काम कर रहा है, रिडक्टेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि बस एन फैक्टर जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही निकालना है, बस सिर्फ वही निकालना है। +2 से सल्फर के 2 एटम्स है, 2 से 6 में जा रहा है, 4 2 8 हो गया, हाँ
तो इक्विवेलेंट मास मैंने तो इनफैक्ट टोटल निकाल दिया था, जब वो रिडक्टेंट की तरह काम कर रहा है और ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है, दोनों का निकाल दिया था। इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा? जितना मोलर मास होगा डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, दैट इज 8m/8। एक और क्वेश्चन करते हैं। इक्विवेलेंट मास आयोडीन का निकालिए यहां पर, फिर भाई ये 0 से -1 में जा रहा है, निकाल लो एन फैक्टर। पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2 मॉड। पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, दैट इज m/2। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको अब आप ट्राई करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, कि हम किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे वो बताइए। ठीक है, सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लीजिए। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, है ना, तभी तो पता चलेगा। एंड फाइंड किसका ऑक्सीडेशन हुआ है एंड किसका रिडक्शन हुआ है। कर लिया सर। अब देखना जरा कमाल की बात, जो एन फैक्टर आएगा ऑक्सीडेशन वाले का वो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा जिसका रिडक्शन हुआ। एंड उल्टा, जो एन फैक्टर आएगा रिडक्शन वाले का वो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हुआ होगा जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। पहले इतना काम कर लीजिए, है ना। जो एन फैक्टर आया जिसका रिडक्शन हुआ है वो किसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है? जिसका ऑक्सीडेशन, आई मीन ऑक्सीडेशन वाले का रिडक्शन, रिडक्शन वाले का ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट जब इतना हो जाए तो बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एटम है, लाइक क्रोमियम है उसके एटम बैलेंस कर लो, मैंगनीज है उसके एटम बैलेंस कर लो, सल्फर है उसके एटम बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनको छोड़ के बाकी सबके एटम बैलेंस कर लो। ठीक है सर, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे? फिर इतना कर लिया आप, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस ऑक्सीजन by adding H2O to side deficient। मान लीजिए रिएक्टेंट में 4 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 7 ऑक्सीजन है, इधर 4 है इधर 7 है, किधर कम है? इधर कम है। कितने कम है? 3, तो इधर 3 H2O डाल दो। सर एक और एग्जांपल, मान लो रिएक्टेंट में 12 ऑक्सीजन है और इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 12 इधर 3, किधर कम है? इधर कम है। कितने कम है? 9, तो 9 H2O डाल दो। ठीक है सर। सर हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे? उसके लिए आपको पहले मीडियम चेक करना पड़ेगा। अगर मीडियम एसिडिक है या न्यूट्रल है, सर हमें कैसे पता चलेगा एसिडिक है या न्यूट्रल है? देखो एसिडिक का तो बहुत आसान है, कहीं पर भी कोई H पॉजिटिव आयन होगा, HCl, HNO3, H पॉजिटिव आयन, तो पता चल जाएगा। न्यूट्रल मीडियम, OH नेगेटिव आयन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, H पॉजिटिव आयन है तो एसिडिक, और OH नेगेटिव आयन नहीं है तो क्या हो जाएगा? दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, नहीं तो मेंशन भी होगा। ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है तो बैलेंस हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन बाय एडिंग H positive ion to side deficient, H positive ion to side deficient। मान लीजिए रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में 5 हाइड्रोजन है, किधर कम है? रिएक्टेंट साइड में। कितने कम है? 3, तो 3 H पॉजिटिव आयन डाल दो। ठीक है, बट सर अगर यही मीडियम बेसिक होगा तब क्या होगा? जिधर हाइड्रोजन डेफिशिएंट है ऐड H2O, जिधर हाइड्रोजन एक्सेस में है में डाल दो इक्वल OH नेगेटिव आयन। जिधर हाइड्रोजन कम है उधर H2O डालो, जितने H2O डाले ऑपोजिट साइड में उतने ही OH नेगेटिव आयन डाल दो। सर एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं मीडियम बेसिक है, यानी कि OH नेगेटिव आयन कहीं ना कहीं लिखा होगा, नहीं तो मेंशन भी होगा। मान लीजिए मीडियम बेसिक है और रिएक्टेंट साइड में 3 हाइड्रोजन आए, प्रोडक्ट साइड में 7 हाइड्रोजन आए।
ठीक है। किधर कम है? रिएक्टेंट साइड में। कितने कम है? 4। तो इधर 4 H2O डालो, उधर 4 OH नेगेटिव, इधर 4 H2O, उधर 4 OH नेगेटिव। सर एक और एग्जांपल, बिल्कुल मान लीजिए रिएक्टेंट साइड में 6 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड में 1 हाइड्रोजन है, इधर 6 इधर 1। किधर कम है? इधर कम है। कितने कम है? 5। तो इधर 5 H2O डालो और इधर 5 OH नेगेटिव। प्रोडक्ट में 5 H2O, इधर 5 OH नेगेटिव। ठीक है, ठीक है सर। सर बैलेंस करके दिखाओगे इससे क्वेश्चंस? बिल्कुल करके दिखाएंगे, क्यों नहीं। ये देखो Cr2O72 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में गिव्स यू Cr3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव और H2। सबसे पहला स्टेप क्या था? जिसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, वो लिख लो, जिससे आपको पता चल जाए कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जिससे आपको पता चल जाए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। एक्स रख के फाइंड आउट करूंगा। +6 इसका तो +2 है ही, +1 है ही, +3 है ही, +3 है ही, यहाँ +1 और ये -2। ऑक्सीजन का यहाँ पर भी -2 पता चल गया। इसका रिडक्शन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। हाँ सर ये हो गया। जो एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाले का है वो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले का रिडक्शन, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिडक्शन वाले का। जो एन फैक्टर रिडक्शन वाले का है वो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ऑक्सीडेशन वाले का। ये मैंने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से लिखा है। इसका एन फैक्टर निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा? किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? क्रोमियम का। कितने एटम्स हैं उसके? 2। मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला, सर 6 आएगा। जो इसका एन फैक्टर आया है ना, वो इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब ऐसे ही इसका भी निकाल लूंगा एन फैक्टर। एक मॉलिक्यूल के अंदर Fe के कितने एटम्स हैं? 1। मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला, सर ये आया 1 आया, 1 आया, 1 आया। तो जो इसका एन फैक्टर है वो इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है सर। अब अगले क्या है? बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 क्रोमियम है तो ये 2 क्रोमियम बैलेंस हो गए। 6 Fe है तो ये 6 Fe भी बैलेंस हो गए। सारे एटम बैलेंस हो गए हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सर अब ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करने हैं? जिधर कम है उधर H2O डाल दो। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, तो लो भाई हो गए 7 H2O। हाँ सर बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस करो। मीडियम एसिडिक है तो इधर 14 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, तो सर इधर 13 H पॉजिटिव आयन डालने हैं। 1 H पॉजिटिव आयन पहले है, 13 और डाले तो 14 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। आपने एक एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन करा दिया। न्यूट्रल में भी सेम ही रहना है, सारे स्टेप सेम है। सर बेसिक मीडियम का भी एक करा दो। ठीक है, नहीं सर डिस्प्रपोर्शनेशन का भी एक करा दो। अरे ठीक है, ये लो डिस्प्रपोर्शनेशन का। H2O2 गिव्स यू H2O और O2। सर सबसे पहले तो वो करो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, आई मीन सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। अबे यार कभी कभी ना दिमाग भी लगा लेते हैं। 2 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, ले भाई हो गया बैलेंस, है ना। जरूरी थोड़ा कि आप वो सारे स्टेप कर, कभी कभी दिमाग भी लगा लेंगे ना। ठीक है। अरे सर ये तो जानबूझ के आपने फिर आसान सा क्वेश्चन पकड़ लिया। कोई ऐसा पकड़ा हो ना जिसमें कुछ करना पड़े। चलिए ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन वाला भी सिखा देते हैं और बेसिक मीडियम वाला भी सिखा देते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है डिस्प्रपोर्शनेशन वाले केस में, जिसका भी डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है उसको 2 बार लिख लेना। सर क्यों लिख लूं 2 बार रिएक्टेंट साइड में? क्यों? एक बार ऑक्सीडेशन के लिए बैलेंस कर देना, एक बार रिडक्शन के लिए बैलेंस कर देना। ठीक है सर। एंड में क्या करेंगे? अरे रिएक्टेंट में 2 प्रकार के होंगे, उनको ऐड कर देना यार, बस खत्म हो गया। ठीक है, क्या बोला है? जिसका भी डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है उसको 2 बार लिख लेना रिएक्टेंट साइड में। रिएक्टेंट में 2 बार, तो एक बार ऑक्सीडेशन के लिए बैलेंस कर देना, एक बार रिडक्शन के लिए बैलेंस कर देना। एंड में जाके ऐड कर देंगे। जैसे ये देखो Cl2 और OH नेगेटिव गिव्स यू Cl नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव और H2। आप देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, इसका 0, इसका तो चलो -1 नहीं है, इसका +5। हाइड्रोजन इधर भी +1 होगा और ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन इधर भी +1 -2। तो क्लोरीन ही है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है ना। क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है एज वेल एज क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है। मैंने क्या बोला? बस एक बात का ख्याल रखना कि जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ उसको 2 बार लिख लेना, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। तो मैं क्लोरीन यहां पर 2 बार लिखूंगा, एक बार ऑक्सीडेशन के लिए बैलेंस कर दूंगा, एक बार उसको रिडक्शन वाले के हिसाब से बैलेंस कर दूंगा। आओ करते हैं। सबसे पहले इसका एन फैक्टर निकालो रिडक्शन वाले का।
इसे रिडक्शन वाला मान लेता हूँ, इसे ऑक्सीडेशन वाला, इसे ऑक्सीडेशन वाला मान लो, इसे रिडक्शन वाला, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं रिडक्शन वाला मान रहा हूँ इसे। क्लोरीन के कितने एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में? 2। मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज -1। सर ये 2 आ जाएगा। जो इसका इनफैक्टर है वो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। इसका निकालना जरा, 0 और ये +5 पे जा रहा है। एक मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 2। मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला, कितना आ गया? 10। ठीक है जी। हाँ, तो जो इसका इनफैक्टर है वो इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर 20 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो यहाँ पर 20 के हिसाब से बैलेंस करूंगा, है ना, वो रिडक्शन वाले को रिडक्शन वाले के हिसाब से। यहाँ पर 4 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब क्या करना है? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O टू साइड एफिशिएंट। यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 12 और एक 13, यहाँ सिर्फ 1 है, तो सर उधर 13 ऑक्सीजन एटम्स है, इधर सिर्फ 1 है, 12 कम है, तो इधर क्या ऐड कर दूंगा? 12 H2O। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करना है? 24 और एक 25 हाइड्रोजन, इधर सिर्फ 2 हाइड्रोजन। किधर कम है? सर इधर कम है। जिधर हाइड्रोजन कम है उधर जितने H2O डालोगे ऑपोजिट साइड पे उतने ही OH नेगेटिव आयन। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 25 है, जिधर 23 हाइड्रोजन कम है तो 23 H2O डालूंगा। 1 H2O पहले था, 23 आपने डाले, 24 हो जाएंगे। उधर क्या डालूंगा? 23 OH नेगेटिव आयन। 1 OH नेगेटिव आयन पहले था, आपने 23 डाले, तो 24 हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। कुछ कॉमन भी नजर आ रहा है। मैंने कहा क्या नजर आ रहा है? सर यहाँ पर 12 H2O और यहाँ पर 24 H2O। अच्छा, कैंसिल आउट कर दो, कितने बच जाएंगे? ये सिर्फ 12 बच जाएंगे। सर आपने बोला था फाइनल प्रोडक्ट लिखते टाइम, क्योंकि Cl2 2 बार लिखा हुआ है तो इनको ऐड करके लिख देंगे। हाँ लिख देते हैं। 10 Cl2 2 Cl2 12 Cl2 हो गया। आगे बताओ सर। 12 OH नेगेटिव आयन, बहुत बढ़िया। 20 Cl नेगेटिव प्लस 4 Cl, 20 Cl 4 ClO3 नेगेटिव, मेरे ख्याल से आगे 12 H2O है। हाँ 12 H2O। सर क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं सर। क्यों नहीं है फाइनल आंसर? बेटा जब भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं ना, तो इंटीजर्स को हम सबसे छोटे फॉर्म में लिखते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अरे देखो ना, यहां पर इंटीजर क्या है? 12, 12, 24 और 12। क्या कोई ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 12 भी आता हो, 20 भी आता हो, 4 भी आता हो? हाँ सर है। कौन सा टेबल है? सर 4 का। नहीं सर 6 का। क्यों? 6 के टेबल में 4 आता है क्या? अरे नहीं नहीं सर 4 ही है। ठीक है, तो सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से, 4 से, 4 से, 4 से, 4 से। क्या आ जाएगा? सर 3 Cl2, बहुत बढ़िया। 3 OH नेगेटिव, बहुत बढ़िया। 5 Cl नेगेटिव, बहुत बढ़िया। 1 ClO3, बहुत बढ़िया नेगेटिव, और ये 3 H2। हाँ, दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें गलती कोई नहीं है, बट सिंपलेस्ट इंटीजर में लिखना होता है, तो दिस इज ए मोर करेक्ट आंसर, आई वुड से सो। देखिए ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया भी है, आइए करते हैं इसको। एसिडिक मीडियम में Cr2O72 नेगेटिव ने XH पॉजिटिव आयन लिए, Y इलेक्ट्रॉन गेन किए, बन गया 2A। बताइए क्या होगा? डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, तो A तो Cr3 पॉजिटिव हो गया, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बैलेंस कर लेते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? अरे एन फैक्टर होगा यार, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होंगे या गेन्ड होंगे, +6 से +3 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। नहीं नहीं सर, इसका एन फैक्टर 6 आएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 है ना। अच्छा, तो ये 6 हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। अब बैलेंस करिए, सब कुछ बैलेंस्ड है। बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस करिए, इधर एक ऑक्सीजन है, सॉरी 7 है, इधर एक है, तो 6 H2 ऐड करूंगा, यानी कि टोटल 7 H2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन बैलेंस करिए, एसिडिक मीडियम है, इधर 14 हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर 13 H पॉजिटिव आयन ऐड करूंगा, 14 हो जाएंगे, क्योंकि 1 पहले से ही था। क्या आंसर आ गया हमारे पास? यस सर। एक्स कितना आ गया है? दैट इज 14। वाई कितना आ गया है? 6।
और क्या फाइंड आउट करना था, Z एंड A, Z कितना आ गया है 7, और A तो चलो पता ही था कि वो Cr3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, D एंड F में भी पढ़ा है हमने, 14 6 7 एंड 3 पॉजिटिव आयन मेरा X Y Z एंड A। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि कोई भी एलिमेंट मिनिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, मैक्सिमम कितनी शो कर सकता है, ये हमें पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, पी ब्लॉक में से भी 13 से 17th ग्रुप के लिए, ठीक है। किसी का भी फाइंड आउट करना हो तो दैट इज ए वेरी सिंपल वे जो हमने फाइंड आउट कर रखा है इसको, दैट इज रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखी जाएगी, n-8 से लेके n तक, ठीक है, n-8 से लेके n तक। यहां पर n क्या है, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये एप्लीकेबल किनके लिए है, 13 से 17th ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए और थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स। जैसे क्लोरीन पकड़ लो आप, ठीक है, फ्लोरीन के लिए नहीं, क्लोरीन के लिए, फ्लोरीन सेकंड पीरियड में होता है, ठीक है। क्लोरीन पकड़ लो आप, क्लोरीन का 17th ग्रुप में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 - 8 कितना हो जाएगा, -1, 2 n कितना है 7, तो -1 से लेके +7 तक क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। सर सल्फर के लिए बात कर लो, सल्फर 16th ग्रुप का होता है तो n वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 - 8 कितना हो जाएगा, -2, 2n दैट इज +6, तो सल्फर मिनिमम कितनी शो कर सकता है, -2, मैक्सिमम कितनी शो कर सकता है, दैट इज +6, ठीक है। सर ये तो रेंज पता चल गई, रेंज से फायदा क्या होगा हमें, रेंज से हमें पता चलेगा कि कोई भी एलिमेंट जो है क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, या दोनों की तरह काम कर सकता है। अगर एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर मिनिमम में है तो ऑब्वियसली अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को सिर्फ इंक्रीज ही कर सकता है, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो यानी कि जब भी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसी तरह से अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अपनी मैक्सिमम में, तो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो सकती है, यानी कि खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो कैसे काम करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और सर अगर कहीं बीच में है तो, ठीक है, बीच में है तो रिड्यूस भी कर सकता है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, तो दोनों की तरह काम कर सकता है। तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है। जैसे सल्फर मान लो -2 में है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। सल्फर मान लो +6 में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। मान लो सल्फर +4 में है, -2 से +6 के बीच में आता है +4, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग भी कर सकता है, रिड्यूसिंग भी कर सकता है, यानी कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है। देखिए नीचे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। n-3 में है, सल्फर +6 में है, यहां पर ये +5 में है और यहां पर ये +7 में है। बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कौन कर सकता था, जो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में होता था, ठीक है। बट इन्होंने क्या पूछा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, ठीक है, जो अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, है ना। नाइट्रोजन 15th ग्रुप का होता है, N5 होता है, तो -3 से +5 शो कर सकता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मिनिमम में है तो इसका मतलब क्या शो कर सकता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। कौन ऑक्सीड, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन आ गया दोबारा, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकता है। फॉस्फोरस 15th ग्रुप में होता है और मैक्सिमम +5 शो कर सकता है, तो बस ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। यहां पर ये +3 में है, +4 में है और -1 में है, तो यही हो गया यार, यही हो गया, है ना। कैन नॉट पूछा हुआ है, दोनों की तरह काम नहीं कर सकता, +5 में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है ना, रिड्यूसिंग की तरह नहीं कर सकता। ये इंटरमीडिएट में है, नाइट्रोजन 15th ग्रुप में होता है, -3 से +5 के बीच में आती है, +3, इसके भी सल्फर -2 से +6 के बीच में आती है, ठीक है। तो सिमिलरली यही आंसर हो गया बस। फिर नेक्स्ट है
रेडॉक्स टाइट्रेशन, नाम से पता चल रहा है टाइट्रेशन के अंदर रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी, ठीक है। रेडॉक्स टाइट्रेशन में हमें सबसे पहले पढ़ना है दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ये खुद हमेशा रिड्यूस होके बनाएगा क्या? Cr3 पॉजिटिव आयन। इसका एन वेक्टर भी निकाल सकते हो, 2 पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला 6, यानी कि ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो, 2 क्रोमियम हो जाएंगे, 7 ऑक्सीजन है तो 7H2 हो जाएंगे और ये 14H पॉजिटिव आयन हो जाएंगे, ठीक है। बट बैलेंस करने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होगा? रिड्यूस। खुद रिड्यूस होके हमेशा Cr3 पॉजिटिव आयन और H2O बनाएगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। और किसको ऑक्सीडाइज करेगा? उनको ऑक्सीडाइज करेगा, इनको। फ्यूजन, बस एक वर्ड ये समझ लीजिएगा, सारे इसमें से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। जो कैपिटल लेटर्स में लिखे उनका मतलब है, स्मॉल लेटर वालों का कोई भी मतलब नहीं है। फ्यूजन में F का मतलब क्या है? जहां पर भी फेरस आयन दिखेगी उसको फेरिक में कन्वर्ट कर देगा खुद Cr3 पॉजिटिव आयन में। सिमिलरली कहीं पे भी स्टेनस दिखेगी आयन, उसको स्टैनिक में कन्वर्ट कर देगा। कहीं पर भी H2S दिखेगा उसको सल्फर में कन्वर्ट कर देगा। कहीं पर भी SO3 दिखेगा, सॉरी SO2 दिखेगा तो सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। सल्फाइट आयन दिखेगा उसको सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। O का मतलब है ऑक्सालेट, दैट इज C2O4 2 नेगेटिव को CO2 में कन्वर्ट कर देगा और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। आप चाहो तो किसी के साथ भी रिएक्शन लिख सकते हो। जैसे मान लो आपका मन किया कि फेरस आयन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में फेरस को किस में कन्वर्ट कर देगा? सर फेरिक में। और खुद किस में कन्वर्ट होगा? दैट इज Cr3 पॉजिटिव और H2O में। चाहो तो इसकी बैलेंसिंग भी कर सकते हो। इसका एन फैक्टर निकालोगे 6 आएगा, वो इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसका एन फैक्टर निकालोगे 1 आएगा, वो इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 क्रोमियम बैलेंस हो गए। 6 Fe बैलेंस हो गए। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, उधर 7 ऑक्सीजन है, इधर 1 है, लो बैलेंस हो गया। इधर 14 हाइड्रोजन है, इधर 1 है, लो भाई बैलेंस हो गया ना। कितनी जल्दी बैलेंसिंग भी हो गई। जैसे वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर K2Cr2O7 बताइए जो 3 मोल्स ऑफ FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगी। जब भी आपको रिएक्शन टाइट्रेशंस का आ जाए, हमने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज हमें लगाना है, दैट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट के होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट फेरस सल्फेट के होंगे। देखो ये सल्फेट आयन को तो कुछ करता ही नहीं है ना, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट करता है बट सल्फेट आयन को कुछ नहीं करता। तो यहां पर फेरस आयन लिखना है फेरस आयन लिख लो, सल्फेट आयन लिखना फेरस सल्फेट लिखना है फेरस सल्फेट लिख लो, ठीक है। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा? सर इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, और इसका एन फैक्टर कितना था? 6। इसके लिए ग्राम इक्विवेलेंट कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स तो दे रखे हैं 3, एन फैक्टर कितना होगा? अरे ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है, एन फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। तो बस सॉल्व कर लो फिर। 0.6 3 डिवाइडेड बाय 0.6 कम्स आउट टू बी 30/6 कम्स आउट टू बी 5 लीटर। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन। पोटेशियम परमैंगनेट भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट ये तीनों मीडियम में होता है, ऑक्सीड एसिडिक में भी, बेसिक में भी और न्यूट्रल में भी। अगर मीडियम एसिडिक है तो बेटा ये कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव आयन में, साथ में H2O होगा और इसका एन फैक्टर कितना आएगा? +7 से +2 में जा रहा है 5। अगर मीडियम बेसिक है तो ये कन्वर्ट होता है MnO4 2 नेगेटिव आयन में और इसका +7 से +6 में जा रहा है, एन फैक्टर कितना आएगा? 1। अगर लिखा हुआ है मीडियम, जब बेसिक के लिए भी यही है बेटा और न्यूट्रल के लिए भी यही है,
अगर मीडियम स्ट्रांगली बेसिक लिखा हुआ है, जब तक ये वर्ड ना लिखा हो स्ट्रांगली बेसिक, आप इसको यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बेसिक लिखा होगा तब भी यही करेंगे, न्यूट्रल लिखा होगा तब भी यही करेंगे। जब तक ये वर्ड नहीं लिखा होगा स्ट्रांगली बेसिक, तब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तब ये कन्वर्ट होता है MnO2 में जाके, +7 से +4 में जा रहा है, तो एन फैक्टर कितना आएगा? 3 आएगा। हमें सबसे पहले एसिडिक मीडियम के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 पॉजिटिव, और H2O में एन फैक्टर कितना आएगा? 5। बैलेंस करना चाहो तो आप कर सकते हो। लो भाई, हो गया बैलेंस, ठीक है। ये KMnO4 भी क्या करता है? ये भी फ्यूजन करता है। अब समझ गए होंगे फ्यूजन का मतलब, फेरस को फेरिक में, SO2 को सल्फेट में, स्टेनस को स्टेनिक में, H2S को सल्फर में, और सल्फाइड को सल्फेट में, आयोडाइड को आयोडीन में, ऑक्जेलेट को CO2 में, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में। सर ये न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में या स्ट्रांगली बेसिक में क्या करता है? ठीक है, स्ट्रांगली बेसिक का आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें दिया होगा कि क्या करता है, ठीक है। बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में क्या करता है? बेसिक कह लो या न्यूट्रल मीडियम कह लो, ये क्या करता है? इसकी सबसे कॉमन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये कि ये आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट कर देता है। अगर यही एसिडिक मीडियम होता तो ये आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता, एन फैक्टर 1 आता। अगर यही ये न्यूट्रल या बेसिक मीडियम है, यहां एन फैक्टर निकालोगे, -1 से +5 जा रहा है, यानी कि एन फैक्टर 6 आएगा। आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। आपसे इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू पूछी गई है। पर मैग्नेट आयन 8H पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। आपसे एन पूछा गया। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, यानी कि एन फैक्टर पूछा गया। +7 से +2 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? सर एन फैक्टर 5 आएगा इसका, तो एन 5 होगा। ये ना ऑप्शन नंबर 1। इसी तरह से है आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में आयोडीन एक बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होके क्या बनाएगा? आयोडाइड बनाएगा। इसका एन फैक्टर 2 आएगा, वो लिख ही दिया वैसे मैंने, ठीक है। सर ये किसको ऑक्सीडाइज करता है? ये करता है स्टार्स को। फिर वही कैपिटल लेटर्स का मतलब है, स्मॉल लेटर्स का कोई भी मतलब नहीं है। ये करेगा स्टेनस को स्टेनिक में। वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस वन, थायोसल्फेट। दिस इज थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। उसको कन्वर्ट करेगा टेट्राथायोनेट में। आर्सीनाइट को आर्सीनेट में, और सल्फाइड को सल्फेट में। वॉल्यूम बतानी है आपको 1 मोलर आयोडीन की, जो रिएक्ट करेगी 5 मोल हाइपो के साथ। तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट आयोडीन के, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हाइपो। हाइपो वही है, सोडियम थायोसल्फेट। क्योंकि मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर अभी अभी निकाला था हमने इसका 2। इसके भी मोल्स दे रखे हैं, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर। S2O3 2 नेगेटिव से S4O6 2 नेगेटिव। आप करके देख लीजिए। करके क्या हमने किया आज, इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले केस में। इसमें वो जो अलग अलग केस किए थे ना, CrO5 वाले केस में, इसका भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, उसमें 2.5 आएगा। करके आप मतलब आज की क्लास में है ये। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उसके एटम्स एक मॉलिक्यूल में, मॉड पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज 1। तो मोल्स इनटू एन फैक्टर इतना आ जाएगा। वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 2.5। नेक्स्ट है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें आयोडाइड एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। सर ये किस किस को रिड्यूस करेगा? अरे आज ही किया यार, KMnO4 वाले में और K2Cr2O7 में फ्यूजन किया था ना। हाँ सर किया था, बिल्कुल बिल्कुल।
आइए फिर अब खेलते हैं PYQs। नीचे दिया गया कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, पता चल जाएगा। सर इसमें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ये आंसर नहीं है। +2 -1 +1, पूरे सल्फेट का -2 होता है, पूरे सल्फेट का -2। सर यही है, नहीं है ना? देख रहे हैं, बेरियम का चेंज नहीं हुआ, क्लोरीन का चेंज नहीं हुआ, सोडियम का चेंज नहीं हुआ, सल्फेट का चेंज नहीं हुआ। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन? निकाल लेते हैं भाई। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा, यहाँ x - 4 = 0, नहीं x + 4 = 0, x + 4 = 0, तो x - 4 आएगा, यहाँ +4 आएगा, -4 से +4, ये रहा। ऑक्सीडेशन नंबर अंडरलाइंड एटम का गलत कहाँ पे है? ClO3 नेगेटिव में x रख के करेंगे, +5 आएगा, यहाँ पर +6 आएगा, +3 आएगा, ये रहा। ये आज क्लास में क्वेश्चन किया अभी हमने। नीचे दी गई रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है, कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? +1 से +2 0 में जा रहा है, हाँ ये हो रही है डिस्प्रपोर्शनेशन। +6 से +7 में भी जा रहा है, +4 में भी जा रहा है, ये भी करेक्ट है, हो रही है डिस्प्रपोर्शनेशन। +7 से +4 ना, ये नहीं है डिस्प्रपोर्शनेशन। +7 और ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन का रिवर्स है ना? +4 से +2 और +7 में जा रहा है, तो आंसर होना चाहिए A एंड B। करेक्ट स्ट्रक्चर बनाओ। ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड की आज ही बनाई थी, Br ये है, बट इसमें एक ये बॉन्ड मिसिंग है, ये वाली आज बनाई है हमने क्लास में। आपको स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बनाने हैं। इसका n फैक्टर 5 आएगा, वो इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका n फैक्टर आएगा +3 से +4 में जा रहा है एक, बट एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, 2, तो वो इसका होगा। बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 Mn 10 कार्बन 10 CO2। ऑक्सीजन बैलेंस करो, 4 और 20 28, 20 यहाँ हो गए, लो भाई हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन 16 और ये रहा 16, तो भाई MnO4 का 2, C2O4 का 5, हाइड्रोजन का 16, ये रहा 2 5 16। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं शो कर रहा है? ये आज ही क्लास में किया था, आज किया है क्लास में, दोबारा लिखा गया, तो ये भी आज क्लास में किया था, +5 आया था। Cl2 जब रिएक्ट करती है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, तो बनाती है, यह P ब्लॉक में पढ़ने वाली रिएक्शन है, ये बनाती है भैया, है ना? इनऑर्गेनिक की चीज है ये। तो 0 से किस में जा रहा है? रिएक्शन लिखना इनऑर्गेनिक का हिस्सा हो गया, बाकी हमारा काम है। 0 से किस में जा रहा है? एक तो -1 में और एक +5 में। 0 से -1, 0 से +5। आज इसको बैलेंस भी किया सिमिलर रिएक्शन को हमने। ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का PO43 नेगेटिव में x रख के फाइंड आउट करेंगे, +5, फिर सल्फेट में सल्फर का +6, फिर उसमें भी 6, +5 +6 +6। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, पर मैं अब आपको क्वेश्चंस कराता हूं जो इसी साल जेई मेन की फर्स्ट शिफ्ट में आया है क्वेश्चन। हालांकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक से रिलेटेड भी है, बट फिर भी कर लेते हैं। MnO4 नेगेटिव आयन एसिडिक मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट होता है, तो क्या बनाता है? +6 में है, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, तो +7 तो बनाएगा ही बनाएगा। 7 में बनाता है MnO2 +4। इनऑर्गेनिक का पोर्शन है इसमें, इस क्वेश्चन में मानता हूं, ठीक है। MnO4 नेगेटिव एंड MnO2, यार 200 cc होता है सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ml ऑफ x × 10⁻³ मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए, ताकि हम ऑक्सीडाइज कर सकें 750 ml ऑफ 0.6 मोलर ऑफ मोर्स सॉल्ट। अच्छा, x की वैल्यू बतानी है। मोर्स सॉल्ट ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, बताइए किसको ऑक्सीडाइज करता है? सर वो फ्यूजन आपने लिखा था, फेरस हो गया, सल्फाइट हो गया, सल्फेट हो गया, बहुत सारे, हाँ ठीक है। फेरस को करता है, हाँ करता है। किसमें कर देता है? सर फ्यूजन में आपने लिखा था फेरिक, खुद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Cr3 पॉजिटिव और H2O में। क्या सल्फेट आयन को करता है? नहीं करता। सल्फाइड से सल्फेट बनता था,
SO2 से सल्फेट बनता था, और सल्फेट को कुछ नहीं करता। अमोनियम आयन को कुछ करता है? नहीं सर, अमोनियम आयन को भी कुछ नहीं करता। ठीक है, बस फिर इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट सेम कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा सर? वॉल्यूम ml में है तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे। वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, वही निकालनी है सर। और एन फैक्टर कितना आया था इसका एसिडिक मीडियम में? सर 6 आया था, कैलकुलेट करके देखा। इज इक्वल टू, इसके भी वॉल्यूम दे रखी है ml में, इनटू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। फेरस से फेरिक में जाएगा, एन फैक्टर 1 आएगा सर, एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। सॉल्व इसको कर लीजिए भाई, ये 2 0 से ये 2 जाएंगे तो 10⁻⁻1 बचेगा। जब ये 10⁻10 1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 6/10 इंटू 10। अब सॉल्व करो इसको, x कितना आ जाएगा? 750 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 12, है ना। सॉल्व आप कर लेंगे। वो 6 भी तो है वहां पे, ये होगा, है ना। 750 इंटू 6 और इधर 2 इंटू 6, है ना। 2 इंटू 6 12 हो गया, यानी कि 375 आ जाएगा, है ना। एक्स और वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं जब ऑक्सीडेशन हो रहा है आयोडाइड से आयोडीन एंड सल्फाइड से सल्फर बाय एसिडिफाइड K2Cr2O7। अच्छा, एसिडिफाइड K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में एक बार आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है। खुद किस में कन्वर्ट होता है पता ही है, Cr3 पॉजिटिव और H2O में। और एक बार इसने लिखा है कि सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है भाई, खुद तो पता ही है Cr3 पॉजिटिव और H2O में। एक बार इलेक्ट्रॉन लगे हैं X, एक बार इलेक्ट्रॉन लगे हैं, दैट इज Y। और X और Y की वैल्यू आपसे पूछी गई है। वही X और Y क्या होंगे सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड, जो कि बैलेंसिंग करने के बाद सेम हो जाते हैं। बिल्कुल सर, एन फैक्टर निकाल लो। +6 से क्रोमियम के कितने एटम्स हैं? 2। मॉड में पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला 6 लगेंगे, यहां पर भी 6 लगेंगे। X भी 6 है, Y भी 6 है, तो X प्लस वाई कितना हो जाएगा? 6 + 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी एन फैक्टर 6 आएगा, ये Y है। यहाँ पर भी 6 आएगा, ये X है। तो दैट इज 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। इसी के साथ बेटा हमारा रेडॉक्स खत्म होता है। ठीक है, कल मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, उसमें भी जो भी जेईई मेन के क्वेश्चन है हमने जनवरी शिफ्ट वाले वो इंक्लूड किए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ।